अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जरा चाइना और इंडिया की, और चाइना इंडिया में जो टेंशन चल रही है उसकी बात करेंगे। और पहले भी हो चुका है ये, मेरे ख्याल है 1962 में, और उसके बाद अब तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और ये हमें कहाँ पे जाके खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच में पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की चाइना से भी दोस्ती है, और पाकिस्तान के साथ इंडिया जो है वो एज अ नेबर तो इंडिया है ही, तो ऑब्वियसली हमारे लिए दोनों कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। तो उस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, सबसे पहले थोड़ा बताइए कि 62 में जो थी वॉर, जो 62 में टेंशन हुई थी इंडिया और चाइना की, उसमें और अभी में क्या डिफरेंस है, और पहले क्यों हुई थी और अभी क्यों हुई है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि आप 62 तक के बैकग्राउंड पर जा रही हैं, तो मेरा सोच है कि सुनने वालों को ये जरूर पता होना चाहिए कि इससे पहले भी क्या हुआ। इससे पहले चाइना का यूनाइटेड नेशन में जब सिक्योरिटी काउंसिल के लिए नाम नॉमिनेट होना था, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने तक सपोर्ट किया था, जबकि इंडिया उस समय जा सकता था। लेकिन उन्होंने उस समय के जो भी सर्कमस्टांसेस हों, उस समय के जो भी मजबूरियां हों जवाहरलाल नेहरू के लिए, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड यही है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनके जाने का सपोर्ट किया। तो इंडिया और चाइना ट्रेडिशनली एक अच्छा बैलेंस्ड रिलेशन रखा करते थे। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि चाइना ने जो ब्रिटेन से सीखा, वो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्हें दिखा, वो है विस्तारवाद। क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है, किंग है ऑफ द अर्थ। हमने भी, इंडिया ने भी उससे सीखा। लेकिन इंडिया ने क्या सीखा कि इस तरह किसी भी देशों को दबा कर रखना, उनकी पब्लिक के ऊपर अत्याचार करना, ये अच्छी बात नहीं। सो दोनों कंट्रीज के कैरेक्टर अलग हो गए। इंडिया का कैरेक्टर हो गया कि यस, हमें किसी को भी दबाकर नहीं रखना चाहिए, हर देश को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए। लेकिन चाइना ने अनफॉर्चुनेटली सीखा कि अगर मैं किसी जगह पर ट्रेड करता हूं, उस पर राज करता हूं, तो ये अपने आप में आसान तरीका है, और अपने देश को रिच बनाने का ये एक बड़ा तेज तरीका है। इस वजह से आज इन दोनों चीजों को अगर हम देखें, तो उसका जीता जाता उदाहरण है कि जब इंडिया ने बांग्लादेश बनाया तो उस पर राज करने का सोचा नहीं, लेकिन चाइना ने उन 23 कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट आज तक रखा हुआ है, वो अपने आप में दिखाता है कि विस्तारवाद है या नहीं। दूसरा, उसने जो एक बड़ा बढ़िया काम किया वो था इकोनॉमी। उसने पिछले 30 साल में सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी डेवलप करी, और उसके बलबूते पर आज हम देखते हैं वर्ल्ड की कोई कंट्री नहीं है जो उसे सलामी ना कर रही हो। हमारा आज उसके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया भी उसे ट्रेड के मामले में सलामी करता है। बात आ गई 62, क्योंकि 47 के बाद से जो ब्रिटिशर्स ने हमारे बॉर्डर्स डिसाइड किए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ किए, चाहे वो चाइना के साथ किए, चाहे वो कहीं भी करे, उसमें चाइना ने इंश्योर किया कि वो उन बॉर्डर्स को एक्नॉलेज नहीं करता था। और उस वजह से उन्होंने जब 62 में एक फोर्स भेजी, वो इस हिसाब से भेजी थी कि यस, जो एरिया हम क्लेम करना चाहते हैं हम वहां तक जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये भी देखिए कि उन्होंने उन जगहों से विड्रॉ किया। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं तवांग में रह चुका हूं, अरुणाचल में रह चुका हूं, इसलिए कह पा रहा हूं, वो वहां से लेकर भालुकपोंग तक आए। भालुकपोंग तेजपुर और असम से महज 25 से 30 किलोमीटर दूर है। आने को वो कहीं तक आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए, और भालुकपोंग में एक अपना गेट बनाकर वो वापस भी चले गए। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर उनको कब्जा ही करना था तो वो समय कर सकते थे, क्योंकि वो तो उनकी फोर्सेस आई गई थी। लेकिन
उनको मालूम था कि लोकल सपोर्ट नहीं है, लोकल्स उनके साथ नहीं है। इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो तिब्बत से लेके अरुणाचल तक उन्हें तकलीफें होती रहेंगी। जहां तक आपका सवाल है कि 62 और अब में क्या फर्क है, विस्तारवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं। सबसे बड़ा फर्क चाइना के लिए और इंडिया के लिए यह है कि 1962 में इंडिया हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील का राग अलाप रहा था, उसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहा था, जो उस समय के हिसाब से शायद सही भी हो सकता है। उसको आज अगर हम इवेल्युएट करें तो मेरे ख्याल गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय चीजें पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई के हिसाब से ठीक चल रही थी। लेकिन बॉटम लाइन रिजल्ट क्या निकला कि वो हमारे लिए उल्टा पड़ गया, और हमने देखा कि हम काफी टेरिटरी तब से लेकर अब तक लूज करते चले गए। इस बार जब उन्होंने वही काम किया है जो वो सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं, सभी जगहों पर करते आ रहे हैं, कहीं पर जाएं, अपनी एक लाइन बिछाएं और वापस आ जाएं, उसको हम कभी भी इवेलुएट कर लेंगे। तो ये चाइना की जो पॉलिसी है उसको इस बार धक्का लगा कि जब उसने इंडिया के साथ वही पुराना तरीका अपनाया, तो इंडिया ने जिस तरीके से उसको प्रोटेस्ट किया है, इंडिया ने उसको जिस तरीके से कंटेस्ट किया है, इंडिया ने उस जिस तरीके से उन्हें इसको ना करने के अलावा एग्रेसिवली इसके बदले में जो कुछ किया है, वो मुझे लगता है चाइना को इस बार रास नहीं आ रहा। तो सर पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है बीच में? आपको जैसे मैंने पहले कहा कि भारत हमारा जाहिर है एक पड़ोसी है, एक नेबर है, और चाइना के साथ हमारे दोस्ती भी है, हमारे बिजनेस रिलेशन भी है, हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सेंसिटिव पोजीशन पे नहीं आ गए हम लोग? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा सफर करेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को मोहरा बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अभी तक पाकिस्तान शांत है, पाकिस्तान उतना वर्बली बहुत जोर शोर से चाइना का सपोर्ट वर्बली नहीं कर रहा। ग्राउंड पर भी ऐसी कोई हरकतें अभी तक पाकिस्तान ने नहीं करी हैं जिसमें एक ये ट्रायंगुलर प्रॉब्लम हो जाए। मुझे लगता है पाकिस्तान इस बार काफी जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जो उसे करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि हर देश की मजबूरी है इकोनॉमी, और अगर इस समय इकोनॉमिकली पाकिस्तान चाइना से गेन करता है तो वो उस गेन को छोड़ना नहीं चाहेगा, छोड़ना चाहिए भी नहीं। गलत है या सही है वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसे लगता है कि सीपेक से हमें बहुत फायदा होने वाला है, हमारे देश की इकोनॉमी टर्नओवर हो जाएगी, हमारे देश की इकोनॉमी, पाकिस्तान देश की इकोनॉमी शायद चाइना के मुकाबले पर आ जाएगी, और ये अपना अपना सोच विचार है, आपका अपना थिंक टैंक है जो उसके बारे में सोचेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट, जिम्मेवार इसलिए कह रहा हूं कि अब तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करी है, बड़ी जिम्मेवारी से वो काम कर रहा है कि दो कंट्रीज के बीच का डिस्प्यूट है, ठीक है, एज पाकिस्तान हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, मॉरली सपोर्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमें खुलकर सामने आना चाहिए या एक और नई प्रॉब्लम करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी रहेगा कि अगर पाकिस्तान किसी भी वजह से चाइना के कहने पर लेट अस से इंडिया का नॉर्दर्न फ्रंट खोल देता है, आपको क्या लग रहा है कल सवेरे चाइना आपको सारा सामान दे पाएगा? ये आपको भी पता है चाइना नहीं दे पाएगा, और उसमें अल्टीमेट सफर कौन होगा? अल्टीमेट सफर पाकिस्तान सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आज की तारीख में कंपैरेटिवली इंडिया इकोनॉमिकली आपसे शायद थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुपर अच्छा है, ये सब बोलने के तरीके। लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करें तो अगर हम तीन कंट्री में बात कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इकोनॉमिकली चाइना इज अ सुपर पावर। आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट। कंपैरेटिवली विद पाकिस्तान, इंडिया इज एट अ सुपीरियर इकोनॉमी, व्हिच इज मतलब उसमें कहीं कोई बहस के लायक गुंजाइश नहीं। और पाकिस्तान सब कुछ गेन करना चाहेगा चाइना से, क्योंकि इस समय चाइना के अलावा पाकिस्तान को शायद इकोनॉमिकली सपोर्ट करने वाले बाकी कंट्रीज स्लो हैं, हेजिटेंट हैं, जो भी है। लेकिन आज की तारीख में
वो उस तरीके से पैसा नहीं आ रहा जैसा मेरे ख्याल पाकिस्तान को आदत है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से आपके पाकिस्तान में पैसा भर रहा था अंधाधुंध, उस तरह की लग्जरी शायद आज नहीं। डिफरेंसेस क्यों है वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, गेन एवरीथिंग फ्रॉम चाइना, दैट शुड बी योर एम, लेकिन आपको सेफ गार्ड करना चाहिए कि उस पैसे के बदले में कहीं आप कंटिन्यूअसली अपनी जमीन, अपनी जगह, अपना जमीर कहीं लीज पर तो नहीं दे रहे। पाकिस्तान और इंडिया के कैरेक्टर में कहीं कोई फर्क नहीं है। वी बोथ आर वेरी एग्रेसिव नेशंस। हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान सेटिस्फाइड है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका जमीर, उसकी जमीन कोई लीज पर लेकर उनको बाद में ब्लैकमेल कर पाएगा, और ये आपके थिंक टैंक जरूर देख पाते होंगे। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सिर्फ हम ही आपको बता सकते। चाइना में अच्छी पाकिस्तान में एक अच्छी इंटेलिजेंसिया है जो इन चीजों को इवेल्युएट करती है। सो कृपया कर पाकिस्तान को मेरा छोटा सा सुझाव होगा, जरूर पैसा लीजिए, जरूर पैसा कमाइए, जरूर डेवलपमेंट करिए, जरूर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करिए, बट नेवर एट अपना जमीर को अलग रखिए, अपनी जमीन को अलग रखिए, और इसे चाइना को गिरवी बिल्कुल मत दीजिए। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए आप कभी भी चाहे अपना फ्रंट खोल सकते हैं, लेकिन इट विल बी एट अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट विल बी जी सर। that cost will be at the cost of manpower, at the cost of money, at the cost of economy, at the cost of friends। जो आपके पाकिस्तान के अभी भी बच्चे कुछ फ्रेंड्स हैं, पहले ही वो कम हो रहे हैं, वो पहले ही धीरे धीरे अपना हाथ आपके तरफ से खींच रहे हैं। उसे खींचने मत दीजिए, उनको एक चांस और बिल्कुल मत दीजिए कि लोग आपसे अलग होते चले जाए। देखिए हमने काफी डिबेट्स में देखा है कि पाकिस्तान के एंकर्स और जो गेस्ट हैं वो हमसे बोलते हैं कि जी आपके यहाँ क्या हो रहा है। देखिए हमें एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जब इज्जत से आपस में बात करें, दिमाग से बात करें, इंटेलिजेंस से बात करें, तो एक दूसरे की भलाई भी हम जानते हैं कि कैसे हो सकती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप जरूर सीपेक से अपना बेनिफिट लीजिए, आपको जो चीजें दिख रही हैं वो आप जरूर कीजिए, बट अपने जमीर को इंटैक्ट जरूर रखिएगा, अपनी जमीनें मत दीजिएगा गिरवी किसी भी हालत में, क्योंकि ये चीज आपका इंटेलिजेंसिया बाहर के जहां जहां कंट्रीज में ये हुआ है चाइना के साथ, वो देख पाएगा कि अल्टीमेटली वो सारी की सारी जमीन उन्होंने कब्जे में ले ली, काबू में ले ली। आपने अक्साई चेन इलीगली सीड किया टू चाइना। क्या आज चाइना एक्नॉलेज करता है कि ये आपका पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है, वो हमसे लड़े, मुझे मंजूर है, लेकिन क्या कभी चाइना ये एक्सेप्ट करता है कि यस हमें ये पाकिस्तान ने गिफ्ट में दिया है, हमें पाकिस्तान ने ये रॉयल्टी के तौर पर दिया है? नहीं बोलता। दैट मीन्स आपका वो पार्ट जो आपने उनको दिया, सो पार्ट, वो आपके लिए अपने लिए भी किसी बेनिफिट में नहीं आ रहा, उल्टा आज आपको वो ब्लैकमेल कर पा रहा है चाइना कि मुझे आपके कंट्री तक एक ये सड़क इसलिए बनानी है, ये अक्साई चीन के ऊपर से काराकोरम वाली, जो पिछले इतने सालों से बात चल रही है, और आज सडनली हमें लगने लगा कि वो काराकोरम हाईवे जो है वो सीपेक के नाम से आपको सारे बेनिफिट दे देगा। अगर मिल रहे हैं बेनिफिट जरूर लीजिए, हर कंट्री का हक है कि वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचे। लेकिन सर एक तरफ मतलब चाइना और इंडिया का जो टेंशन चल रहा है, उसमें ये भी देखने में आ रहा है कि आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग टेबल पे आना चाह रहे हैं, टेबल टॉक के लिए आप लोग रेडी हैं, आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि बैठ के बात की जाए। लेकिन साथ ही बॉर्डर पे जो लड़ाई है, जो झड़पें हैं, जो एक दूसरे को मार काट है, वो भी जारी है। तो ये दोनों चीजें इकट्ठे कैसे आप एक साथ कैसे चला रहे हैं कि बात भी कर रहे हैं और उधर लड़ भी रहे हैं? बहुत 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 बढ़िया। देखिए मैं आपको अगेन, आपके साथ मेरी आदत है कि मैं आपको बिना साइड लिए, मैं ना इंडिया की साइड लेता हूँ ना चाइना की, और चीजों को करेक्टली इवेलुएट करते हैं। ठीक है मेरी देशभक्ति मेरे देश के साथ है, लेकिन चीजों को करेक्टली बताना मेरे ख्याल एज अ इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हम दोनों का फर्ज है कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। सबसे पहली बात,
पेंगैंगसो लेक का एक नॉर्थ कॉर्नर है और एक साउथ कॉर्नर। पेंगैंगसो लेक ईस्ट वेस्ट है, अगर उसकी डायरेक्शन लंबाई देखें 145 किलोमीटर, वो उस लंबाई में है। नॉर्थ साउथ में उसकी लंबाई नहीं है, नॉर्थ साउथ में उसकी चौड़ाई है। एक नॉर्थ बैंक है, एक साउथ बैंक। नॉर्थ बैंक में फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का इलाका हमारे लिए एक तरह से नो मैन लैंड है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो सोच है कि वो फिंगर 8 हमारी एलएसी है, और चाइना का सोच है कि फिंगर 4 उनकी एलएसी। और इसलिए आज की तारीख में ग्राउंड पर रिजल्ट ये है कि चाइना ने फिंगर 8 से लेके 4 तक के बीच के इलाके को कब्जा किया। हमारे बीच में जो भी बातचीत हुई उसकी वजह से वो फिंगर 5 तक गया, और अभी वो फिंगर 5 और उससे आगे की तरफ फिंगर 4 के तरफ, फिंगर 3 से लेके 4 के बीच में हम हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसे भी पता है और हमें भी पता है कि फिंगर 4 से लेके 3 के बीच में जगह ही नहीं है कि आप टैंक ले आइएगा, गन ले आइएगा, क्योंकि वहां पर मैं चल चुका हूं, इसलिए मैं आपको कह पा रहा हूं। बहुत कोशिश करेंगे तो 3 आदमी कंधे से कंधा लगा के चल पाएंगे, एक्चुअली 2 ही चल पाते हैं, इससे ज्यादा वहां जगह नहीं, क्योंकि उल्टे हाथ पर आपके पहाड़ है और साथ वाले सीधे हाथ पर आपके कटिंग है, जो कि आपके लिए पेंगैंगसो लेक है। तो इसलिए वहां जगह नहीं। इस वजह से पिछले कुछ दिनों से ही नहीं, 3 महीने से हमें पता था कि अगर चाइना को कुछ करना है तो उसे साउथ बैंक पकड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने भी साउथ बैंक को बड़े तगड़े तरीके से पकड़ा हुआ था, और उसका फायदा जो है, इमीडिएट फायदा ये होता था कि जो चीजें हमें फिंगर 3 और 4 से आगे नॉर्थ बैंक में नहीं दिखती, क्योंकि पहाड़ियां हैं बीच में, ये जो फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 है, ये पहाड़ियों की स्पर लाइन है, इसलिए इनको फिंगर बोला जाता है, क्योंकि ये जाके पानी की तरफ मिलने वाली है। तो ये जो सिरिजाप रेंज है, ये उसकी फिंगर्स है। इसके तरफ विजिबिलिटी नहीं है, इसकी विजिबिलिटी हमें साउथ बैंक से मिलती है। तो इस वजह से प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे बात जो आपने कहा कि हमने टेबल टॉप बोल दीजिए, ब्लैक टॉप बोल दीजिए, हेलमेट बोल दीजिए, जो हमने ऑक्यूपाई कर दी। देखिए, मैं आपको जज बनाता हूँ, पाकिस्तान को जज बनाता हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए बिना साइड लिए आप बताइएगा, अगर आपके लिए, चाइना के लिए फिंगर 8 से लेके 4 तक आना इसलिए मंजूर है कि उनकी एलएसी उनके हिसाब से फिंगर 4 पर है। इसी तरह अगर मेरी एलएसी जो अदरवाइज ठाकुर, चुशूल, मोगरा हिल, ये जो इस लाइन से चलती है और साउथ बैंक में ही चाइना के तरफ चलती है, और उसमें वो जो 2 हिल फीचर अभी आप नाम ले रही हैं, हेलमेट और ब्लैक टॉप, अगर ये 2 हिल फीचर उसके बीच में आते हैं, क्योंकि हमारी जो एलएसी है वो हमने जो रखी है वो रखी हुई है स्प्रंगुप गैप जो है, जो स्प्रंगुप लेक है उसके तरफ, तो इसके और मोगरा हिल के बीच में ये आपके दोनों हिल फीचर हैं जो अभी आपने बोले हैं, दैट इज ब्लैक टॉप और हेलमेट। आप एक बात बताइए, आप 9 किलोमीटर आकर फिंगर 4 और 5 तक ऑक्यूपाई करते हैं, और आप मुझे जो मेरी एलएसी के अंदर, डीप अंदर, नॉट एलएसी के ऊपर, आप वहां तो फिंगर 4 पर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहां मैंने अपने जो मेरी आपके चाइना के अंदर एलएसी है उससे कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से ये 4 से 5 किलोमीटर अंदर है हमारी तरफ, लेकिन उनकी एलएसी के ये अंदर है, और इसलिए उनका कहना है ये दोनों उनके पास है। आपने आज तक इन्हें ऑक्यूपाई नहीं किया, हमने आज तक इन्हें ऑक्यूपाई नहीं किया, छोड़ रखी थी, जैसे हमने फिंगर 4 से 8 छोड़ रखी थी, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो मैं समझा रहा हूं। आप एक बात बताइए, एक रात जिस दिन एक्चुअली आपको सवेरे आपके ब्रिगेडियर लेवल टॉक होने थे, पीस टॉक होने थे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड टॉक होने थे, अगर उस टॉक से पहले आप रात को एक फोर्स मूव करते हैं, वो 10 आदमी थे या 1000 थे, इमटेरियल, लेकिन अगर एक फोर्स जिसको हमने कैलकुलेट किया, हमने अपने सेंसर से देखा, तभी डिटेक्ट हुआ कि वो फोर्स बड़ी फोर्स है, और बड़ी फोर्स मानी जाती है कि 300 से 500 अगर आदमी आ रहे हैं तो माउंटेन्स में ये बहुत बड़ी फोर्स। जब हमने ये डिटेक्ट किया तो हम भी समझते हैं कि अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप किधर जाने के लिए आ रहे हैं, आप नॉर्थ बैंक जाने के लिए नहीं आ रहे,
क्योंकि नॉर्थ बैंक आपको पानी के अंदर से तैर के जाना पड़ेगा। हमें भी इतनी समझ है, तो हमें भी पता चला कि अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप यही दो टॉप लेंगे, हेलमेट और ब्लैक टॉप। तो हमने क्या किया, जो आप कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। आपके और हमारे बीच में फर्क इतना था कि हमारे पास जज्बा था, आप सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे थे। हम वहां 2 घंटे में पहुंच गए, आप वहां 4 घंटे में पहुंचे। 4 घंटे में जब आप ऊपर आए तो आपने देखा यहाँ तो एक पूरी फुल फ्लेजेड फौज है जो प्रोटेस्ट कर रही है कि वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। वापस गए। अब आप उसे बोलते हैं कि आपने चाइना के अंदर ऑक्यूपेशन कर दिया। तो मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरह से फिंगर 4 और 8 के बीच का नोमैन लैंड है, ये भी तो नोमैन लैंड है, और इसमें नोमैन लैंड को भी इन्वेड करने की आपने कोशिश करी है पहले। ये दूसरी बात है कि मेरा सोल्जर बेटर ट्रेन्ड है, मैं माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट हूं, मेरे पास वो जज्बा है कि मैं अपनी जमीन बचाने वाला हूं, मैं उसे 2 घंटे में चढ़ गया। अब इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्या है कि ये इंडिया ने एस्केलेट किया है। आपने जो पिछले इतने 3.5 महीने से 4 महीने के बीच में देवसांग से लेकर चुशूल तक पूरे जगह हड़कंप कर रखा है, आपके वजह से आपके 43 और हमारे 20 आदमी इस बात के ऊपर शहीद हो गए। ये सब किस लिए? ये तो आप ही के करने से है, और आप ही सिखा रहे हैं मुझे। अब आप बोलते हैं कि इसके ऊपर पीस टॉक होनी चाहिए। भाई कल तक तो आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर से पीस टॉक नहीं करना चाह रहे थे, अब कल आपको कैसे नींद खुल गई कि भाई क्यों ना डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर इसके ऊपर बात करी जाए? क्योंकि आपको आज चोट आपके ही बताए हुए तरीके से लग रही। अब हम उनसे चाइनीज में बात कर रहे हैं, और चाइनीज में बात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो जगह लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। हेलमेट और ब्लैक टॉप लेने का जो सबसे बड़ा फायदा इंडिया को है कि पहली बात, हम चाइना के अंदर देख सकते हैं। हम जो ये स्पंगुर लेक के साथ वाला जो गैप है, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का जो गैप है, इस गैप में से अकेले त्रिशूल और इस तरफ आने के लिए अगर चाइना कोशिश करेगा तो अपने टैंक्स, अपनी आर्टिलरी, अपने गन्स, अपनी इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो लाना है वो इसी रास्ते से ला सकता है, नॉर्थ वाले रास्ते से नहीं ला सकता। उसे भी पता है, हमें भी पता है। इस जगह को ब्लॉक करने का आज हमारे पास हथियार है, और वो हथियार है ब्लैक टॉप, और उससे एलाइड जो बाकी सारी स्पर लाइन की जो हाइट्स हैं, अगर वो हमारे पास है, मुझे नहीं लगता कि अगर स्ट्रेटेजिकली इवन चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री अपने आप को बताता है, अगर वो पाकिस्तान से भी एडवाइस मांगेगा, छोटे कंट्री से, तो पाकिस्तान भी उसे ये बोलेगा कि सर इस तरह का सुसाइड मत करिएगा, आप बेवकूफी कर बैठेंगे कि आप वो गैप जिसके दोनों साइड इंडिया खड़ा है, कैसे आप उस गैप को पार कर पाए? नहीं कर पाए, इसलिए आप बातचीत पर आ गए। लेकिन सर पाकिस्तान ने बहुत टाइम जो है वो अमेरिका की जंग में पाकिस्तान पड़ा रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है अमेरिका की जंग में जो अफगानिस्तान के साथ थी। यानी अमेरिका ने एक तरह से बहुत टाइम के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, जिसको पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो दूसरे की जंग में जाके खुद घुस जाना हो, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको। आपको नहीं लगता कि चाइना और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है और बीच में इंडिया इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ? आपका आपका सोच, आपकी सोच और आपका कहना जी सर, आवाज आ रही है मुझे, एक सेकंड। सर आपने सवाल सुना था मेरा? जी, मैं समझता हूं और मैं रिपीट करता हूं सो दैट आप करेक्ट कर पाए। आप ये कह रही हैं बेसिकली कि यूएसए ने काफी समय तक पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, और आज शायद शायद इंडिया को भी वो इस्तेमाल कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। बिल्कुल, जी जी। इसको हम इवेलुएट करें। बिल्कुल, आपको मैं 100 में से 100 नंबर देता हूं, आपने ये इस बात को बिल्कुल ठीक अप्रिशिएट किया, इसमें कोई शक नहीं है कि यूएसए ने हमेशा से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि वो इंडिया को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बड़ी सीधी सीधी बात है। अब वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और इसका जीता जागता उदाहरण है
कि जब यूएसए को अफगानिस्तान से अपने ट्रुप्स वापस लाने थे तो उसने पहले इंडिया को बोला कि आप आ जाइए। इंडिया ने बोला नहीं भाई, हमारे को आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए वायबल नहीं। उसने पाकिस्तान के साथ बात करनी शुरू कर दी कि चलिए जी आप आ जाइए। पाकिस्तान के पास इस समय चलिए मजबूरी थी, कोई चारा था या नहीं था, उन्होंने कहा चलिए जी हम तो अफगानिस्तान में एक रोल चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि जो सपोर्ट हमें पाकिस्तान यूएसए से मिलता रहा है वो रुक जाए, वो इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसलिए पाकिस्तान ने हाँ कर दी। बड़ी सीधी सीधी बात। लेकिन आप इसमें अगर देखें तो इन दोनों ही कंट्री पाकिस्तान और इंडिया, भाई आप इस्तेमाल होने को राजी हुए तभी तो किसी ने आपको इस्तेमाल किया। बड़ी सीधी सीधी बात है। एक समय था कि पाकिस्तान को पैटर्न टैंक्स ले लीजिए, F-16 ले लीजिए, बाकी पैसा ले लीजिए, अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए मिसाइल्स ले लीजिए, और ऊपर से पैसा भी ले लीजिए, ये सारी चीजें मिल रही थी। इसको छुपाया नहीं जा सकता, ये पाकिस्तान भी एक्नॉलेज करता है, यूएस भी एक्नॉलेज करता है। आज की तारीख में इंडिया की मजबूरी क्या आई कि इंडिया को चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडिया को चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ वेस्टर्न वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेटली यूएसए कंट्रोल करता है। अनफॉर्चुनेटली यूएसए की इंडस्ट्री अगर चाइना में ही लगी रही और चाइना से नहीं हटी तो इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में अपने आप डबल टाइम लग जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका निकला जो हमारे लिए बेनिफिशियल था कि यस हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपने लिए लें सो दैट हम अपने आप को डेवलप कर पाए। अगर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी डेवलप करना है तो भी हमें वेस्टर्न कंट्री से वो टेक्नोलॉजी चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी लेने का जो सही तरीका है, अदरवाइज आपको भी मालूम है इंदिरा गांधी के टाइम में इंडिया वॉज अ नॉन अलाइंड मूवमेंट लीडर। बड़ी फक्र से, बड़ी इज्जत से, बड़े गौरव के साथ हम कहते थे हम नॉन अलाइंड है, हम ना यूएसएसआर की तरफ है ना यूएसए की तरफ है, हम अपना नॉन अलाइंड मूवमेंट अलग चला रहे हैं और उसके हम लीडर थे भाई। लेकिन वहां से लेकर अब तक हमने सीख जो ली और जो अपने आप में समय के हिसाब से, समय का तकाजा है कि वो ठीक है कि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको वर्ल्ड के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। इसके बिना और कोई चारा नहीं। और खोलने के जो दो एक्सप्रेस वे हैं, सुपर एक्सप्रेस वे हैं, वो एक यूएसए है और एक चाइना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आज की तारीख में मुझे लगता है मेरा देश इन दोनों चीजों पर चलने की कोशिश करता है, और इन दोनों चीजों पर चलते चलते अगर चाइना के खिलाफ क्लैश भी हो रहा है, मैं कहता हूं यूएसए के कहने पर हो रहा है, जैसा कि ब्रिटेन में अखबार ने रिपोर्ट किया है कि चाइना यूएसए वॉर इज इमिनेंट। लेकिन जैसा आपने बोला इस्तेमाल, यूएसए जरूर चाहेगा कि वो वॉर डायरेक्ट ना हो, ऑन ग्राउंड इंडिया और चाइना लड़े और वो उसे सपोर्ट करे। सर वो हमारे लिए, सर वो हमारे लिए जी अमेरिका दूर भी बहुत है ना, वो चाहे भी तो नहीं लड़ सकता उसको नहीं। कोई आप मुझे एक बात बताइए, देखिए दूरी और नजदीकी यूएसए के देश जैसे के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है, 2 से 3 डिवीजन को उठा सकते हैं वो और कहीं भी डाल सकते हैं। इराक कौन सा उनके घर के अंदर था, आप बताइए भाई। एयरबॉर्न ट्रूप्स आए, उन्होंने अपना फॉर्म बेस बनाया, एक डिवीजन आ गई अंदर, क्या बड़ी बात है। देखिए यूएस के लिए, लेकिन यूएस के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपना एक भी सैनिक खोना नहीं चाहता, क्योंकि उस वजह से उनको इंटरनल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो इलेक्शन पिछला हार गया आदमी, क्योंकि नए आदमी ने कह दिया कि मैं जितनी भी फोर्सेस बाहर कंट्रीज में है मैं उन्हें वापस लाऊं। यूएसए इस मामले में, यूएस का सिटीजन बहुत ज्यादा सेल्फिश है। अफगानिस्तान में मेरा सोल्जर ना मरे, इंडिया आप आ जाइए, आप इसे करिए सो दैट आपके सोल्जर मरे। ये बड़ी क्लैरिटी है। इंडिया अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान इस्तेमाल होगा या जो भी होगा वो अपना अलग बात है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि आज
हमारा चाइना का आईबॉल टू आईबॉल एक तरह से फेस ऑफ चल रहा है। आपको क्या लग रहा है हमारा उनसे ट्रेड नहीं चल रहा? हमारा उनसे ट्रेड भी चल रहा है। मैं आपको बता, हमने उनके पहले 50 ऐप बंद किए, अभी 118 ऐप बंद कर दिए। आपको क्या लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया? इंडिया ने चाइना की इकोनॉमी को ठप कर दिया। चाइनीज इकोनॉमी ऐसे ठप नहीं होगी। 2-4-5 हजार करोड़ रुपए का अगर आप बिजनेस लॉस उनको दे भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं इससे कहता हूं, दीज आर दी बेबी स्टेप इंडिकेटर्स। हम उन्हें बता रहे हैं कि हम इस तरह की चीजें कर भी सकते हैं। आप अब तक बोलते रहे हैं कि ऐसा कर नहीं सकता कोई, हम आपको कर कर दिखा रहे हैं। अगर हम गलवान में हाथ से हाथ लड़कर आपको शिकस्त दे सकते हैं, आपको 12,000 से लेकर 16,000 की चढ़ाई जो आप 4 घंटे में तय करते हैं, हम 2 घंटे से कम के अंदर अगर उसे तय कर रहे हैं, तो ये हमारा जज्बा है आपको दिखाने का कि मत करिए। क्योंकि हम आपके पास बात का दरवाजा खुला रखकर इसीलिए बैठे हुए हैं, रोक लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं रोक रहे तो अब हम भी नहीं रुके। इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि साउथ बैंक में हमने कहीं पर भी चाइनीज टेरिटरी अभी तक क्रॉस नहीं करी। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। और ये बात अगर आप चाइनीज रिपोर्टर से पूछ लें, ऑफिशियल स्पोक्समैन से पूछ लें, तो वो भी यही कहेगा कि हमने उनकी क्लेम्ड एलएसी के अंदर एक्शन किया। तो भाई आप तो सब जगह कर रहे हैं, हमने आपकी चीज आपके द्वारा आप ही को दी है, अब आपको पसंद नहीं आ, ये गलत बात है। आप देवसांग में अपने तरीके से चल सकते हैं कि आपकी एलएसी, आप घोघरा में आप चल सकते हैं आपकी एलएसी, आप हॉट स्प्रिंग में चल सकते हैं आपकी एलएसी, आप गलवान में चल सकते हैं आपकी एलएसी, आप नॉर्थ बैंक में चल सकते हैं आपकी एलएसी। साउथ बैंक में मैंने अपनी एलएसी बना दी तो आपको तकलीफ कैसे हो सकती? बिल्कुल जज की तरह आप डिसाइड करिए कि इतनी जगहें मैंने गिना दी जहां आपने अपनी एलएसी चाइना ने अपनी बता दी, मैंने अपनी एक एलएसी साउथ बैंक में बता दी, तो आपको तकलीफ हो गई। देखिए ये गलत। और उसके बावजूद हम जब अब तक आपको बोल रहे थे कि बात कर लीजिए, तो आप हमारे को कोल्ड शोल्डर दे रहे थे। आज आपका मॉस्को में हमारे को मैसेज है कि डिफेंस मिनिस्टर से मिलना चाहिए। मैं मानता हूं मिलना चाहिए, बाय द वे। देखिए, मॉस्को छोड़िए, अगर कल सवेरे चाइनीज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया को अगर इनवाइट करते हैं टॉक्स के लिए, मैं कहता हूं जाना चाहिए। हमें क्या डर है? हम सही चीज मांग रहे हैं भाई, हम कोई गलत चीज तो मांग नहीं रहे। मैं आने को तैयार। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करता हूं कि आपको जरूर जाना चाहिए अगर इसके ऊपर बात के लिए आपको इन्वाइट किया जाए। इसी तरह मॉस्को में अगर हम आज आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि पहले आपको रियलाइज कराया जाए कि ये जो आप हाई हेडेडनेस इतनी सारी जगहों पर दिखा रहे थे, हमारे एक जगह दिखाने पर आपको इतनी तकलीफ हो गई क्यों? क्योंकि ये अकेला जगह है त्रिशूल वाले सेक्टर में कि जिस गैप के अंदर से आपकी आर्मी मेजॉरिटी आ सकती अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ करना। जैसे आप सोच रहे हैं डीबीओ में और देवसांग इलाके में आप देख रहे हैं, तो वहां आपको इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि वहां पर हमारी भी टैंक कॉम्बैट ग्रुप और मिसाइल्स और सब कुछ वहां लगा हुआ है। हमारे पास भी वहां एक एयरफील्ड है जहां पर ट्रुप्स और मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल फाइटिंग का बड़ी तेजी से आ सकता है। आप इसलिए वहां नहीं देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कहाँ के साउथ, क्योंकि साउथ में आपके पास जगह थी। और आज अनफॉर्चुनेटली उनके लिए और वेरी डिजर्विंगली, क्योंकि हमने मेहनत करी है, हम उस चढ़ाई को 2 घंटे में चढ़े हैं, डिजर्विंगली अगर हम उन हाइट्स को पकड़ कर बैठे हैं, जिससे आप मेरे साउथ बैंक के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, त्रिशूल में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप मेरे अंदर देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे आज फायदा है कि ना केवल मैं आपको स्प्रंगुर गैप को ब्लॉक कर सकता हूं, आपकी वहां में अर्थी सजा सकता हूं, ना केवल वो, उससे आगे आपके जो गैरेजन्स हैं वो आपके तकलीफ में। इसी तरह रिंचिनला अगर हमने पकड़ लिया, आप मुझे एक बात बताइए, रिंचिनला आपका था कब? रिंचिनला आपकी द्वारा
रिकॉग्नाइज एलएसी जो इंडिया में है ये उस पर था और वो इंडिया की साइड था। आज आप बोलते हैं रिंचिल्ला आप क्यों लेंगे, और मैं तो कह रहा हूँ चलिए जी कोई बात नहीं। मैंने जैसे बोला आपने 5 जगह तकलीफ कर रखी थी, हमने आपको 1 जगह करी, चलिए एक आपके कहने से मैं रिंचिल्ला को भी मान लूंगा। ये एक्चुअली जो हमारे कैरेक्टर है ना कि मैं मान लूंगा, ये हमारी कमजोरी दर्शाता है। दूसरा देश इससे हमें कमजोर लेता है। जब भाई रिंचिल्ला आज तक किसी मैप में, हर मैप में आपकी एलएसी से मेरे साइड था, उसका कुछ पार्ट, देखिए ये यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि बटर की टिक्की ली और चाकू लगाया तो बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा, ऐसा नहीं होता। पहाड़ों में एक ही हिल फीचर के आधे वाली साइड शायद आप होंगे, आधी वाली साइड हम होंगे। बाय द वे पाकिस्तान इसको बड़े अच्छे से समझता है साइचिन ग्लेशियर में, जहां हम आपस में आमने सामने। चाइना को इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो हाई हेडेडनेस। लेकिन सर बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने ज्वाइन किया और हम कुछ समझ पाए। लेकिन आई होप सर कि मैं आपसे जल्दी होपफुली नेक्स्ट वीक पे रिक्वेस्ट करूंगी, जब तक शायद ये सिचुएशन बेहतर हो गई हो, क्योंकि इस तरह की टेंशन और बॉर्डर की टेंशन तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर आप और चाइना आपस में टेंशन रखते हैं तो पाकिस्तान भी इफेक्टेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैठ के तमाशा देखते रहे, हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप दोनों जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर लें, और होपफुली सर नेक्स्ट वीक आप हमें थोड़ा टाइम देंगे और हमें बताएंगे अगर कि नई डेवलपमेंट कोई हुई हो वहां पे। तो थैंक यू सो मच। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि इसका असर पाकिस्तान पर जरूर पड़ेगा। यस, मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान पर पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने उस दोस्त चाइना के साथ ये बात जरूर डिप्लोमेटिकली करे कि भाई अगर बातचीत जरिया है तो आप उसे क्यों खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत ना होने का जो खमियाजा है वो पाकिस्तान और इंडिया ऑलरेडी कर रहा है। वो बहुत रहे हैं, हम आप और हमारे बीच में हम बातचीत नहीं कर पा रहे इतने दिनों से, तो ये दोनों कंट्रीज के लिए कोई बहुत विन विन सिचुएशन नहीं है। तो इसी तरह चाइना को रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आप बातचीत कुछ और करें और उसी समय साथ ही साथ ग्राउंड पर एक्शन कुछ और करें तो ये कहीं एक आध बार चालबाजी चल पाएगी, आगे नहीं चल पाएगी। लॉन्ग रन में तीनों ही देशों के लिए ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। उसमें चाहे आप यूएस को बोले चाहे किसी कंट्री को ब्लेम करें, लेकिन बेसिक ब्लेम गोज ऑन चाइना टू स्टार्ट एंड मे बी नाउ ऑन इंडिया दैट यस वी हैव टेकन अ एग्रेसिव पोस्चर। ये एग्रेसिव पोस्चर पहले दिन लिया होता तो स्टेज आज इस पर नहीं आती, आपके पास सॉल्यूशंस होते। लेकिन सर एक चीज मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि अगर कोई दो दोस्त हो ना, और एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त के बिजनेस में अगर पैसे लगा दे, फिर वो दोस्त नहीं रहता, वो बॉस बन जाता है। तो चाइना ने जिस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे कोई लाख बोले कि चाइना हमारा दोस्त है, मैं चाइना को दोस्त नहीं मानती। मैं समझती हूँ कि अब वो हमारा बॉस बन गया है, अब वो हमें जो कहेगा हमें करना पड़ेगा। दोस्ती इक्वल लेवल पर होती है, दोस्ती में इस तरह की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। आप आम जिंदगी में भी अगर कोई हो ना, ये तो कंट्रीज की बात हो रही है, कोई दो दोस्त हो आम से, वो भी अगर एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त की उस पर पैसे लगा दे प्रोजेक्ट्स पे, और दूसरा दोस्त इस काबिल ना हो कि वो खुद कर पाए, तो वो ऑटोमेटिकली बॉस बन जाता है। वो दोस्ती वहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्ती हमारे यहाँ इक्वल लेवल पे होती है, हमारी और चाइना के इक्वल लेवल नहीं है। हम लाख बोले दोस्त है, मैं नहीं समझती दोस्त है, उसे हम बॉस की तरह ट्रीट करते हैं, हम कुछ नहीं कहते चाइना को, हमारी हिम्मत ही नहीं है और ना ही हम इस बात को मानने को तैयार हैं। देखिए इनफैक्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो रिपोर्ट आई कि जिन दो पुलिस स्टेशन के अंदर चाइनीज ने घुसकर पाकिस्तान पुलिस को मारा है, ये मेरे पाकिस्तान के खून में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये मेरे पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान मेरे भारत में से बना है और मेरे भारत का कैरेक्टर इतना नहीं गिरा अभी तक, आत्मसम्मान इतना नहीं गिरा कि मेरे देश के अंदर, मेरे पुलिस स्टेशन के अंदर चाइनीज आदमी आकर पिटाई कर जाए और चला जाए, ये बिल्कुल मंजूर नहीं। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आई होप के आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू।
थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।